चलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्लैब्स, है ना, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द स्लैब इन दिस लेक्चर. एंड आई एम गोइंग टू शेयर द स्लाइड. पहले कोई बताएगा मुझे स्लैब क्या होता है? कितने लोगों ने देखा है स्लैब? रोज ही देखते क्या अर्चिता? हैं स्लैब तो रोज ही देखते हैं. छत, वेरी गुड. चलो, ये समझ में तो आता है ना. जहां भी बैठे हो ना, वहां ऊपर देख लो, वो भी स्लैब होगा, नीचे भी आपके स्लैब ही है. ठीक है, अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर छोड़ दो तो आपके ऊपर भी स्लैब ही है. ठीक है, चलो, तो मुझे बताओगे अब तक जो हमने पढ़ रखा है ना, स्लैब कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सामने स्लाइड देखने की जरूरत नहीं है, स्लाइड देख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है. कितने टाइप्स के स्लैब हो सकते हैं? सर ऐसे तो वन वे टू वे ही पता है. अच्छा, वन वे टू वे क्या होता है अंकिता? सर वन वे में दो साइड में आई गेस बीम रहती है और टू वेज में फोर साइड्स में बीम रहती है. अच्छा, ये किसने बताया? मैंने बताया क्या ये? सर ये बीएमसीटी में पढ़ा था. अच्छा, वन वे में दो साइड. चलो, ये तो अच्छी बात है, मुझे लग रहा था बताना पड़ेगा. फिर से बोलना अंकिता, वन वे में मेरे को डाउट हुआ कुछ. वन वे में क्या होता है? टू साइड बीम रहती है. हाँ सर. पक्का? और टू वे में? फोर साइड्स. फोर साइड बीम रहती है. चलो, अच्छी बात है. हर्षिता, यही पढ़ा था कुछ और पढ़ा था? चलो, तुम लोग बीएमसीटी पढ़ के आए, मैं तो सोच रहा था कुछ नहीं. यही पढ़ा था पक्का? और आज अगर मैं कुछ अलग पढ़ाऊं तो? अगर मैं बोलूं कि ऐसी भी स्लैब होती है जिसमें चारों साइड बीम हो, उसको भी वन वे स्लैब बोलूंगा मैं, तो फिर बोलो, फिर जो टीचर ने पढ़ाया था वो गलत पढ़ा दिया था. नहीं, देखो सर प्लस सर कुछ ये भी होता है. हाँ, लेंथ ब्रेथ. हाँ, अगर पूरा लेंथ और ब्रेथ सेम है तो दो साइड होती है बीम, और लेंथ ज्यादा है ब्रेथ कम है तो चार साइड होती है. हाँ, कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और सम लेस देन 2 ऐसा कुछ था. चलो, Ly/Lx इज ग्रेटर देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा कुछ. हाँ सर. चलो, अब तक कुछ नहीं पता था, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं. व्हाट इज योर स्लैब? ठीक है, अब देखो हमने अब तक क्या पढ़ रखा था, हम रिलेट करते हुए चलते हैं. हमारी कोई स्लैब हो सकती है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो सकती है, कैंटिलीवर स्लैब हो सकती है, या कंटिन्यूअस स्लैब भी हो सकती है. ठीक है, इन तीनों में अब सिंपली सपोर्टेड क्या है, कैंटिलीवर क्या है, और कंटिन्यूअस क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. किसी को पूछना है? अंकिता, हर्षिता, पूछना है तो पूछो, नहीं तो ये क्लियर है मेरे हिसाब से. क्लियर है? सिंपली सपोर्टेड क्या होता है, कैंटिलीवर. हाँ, क्लियर है ना? क्योंकि अगर नहीं क्लियर है तो मैंने एसएफडी बीएमडी वाला लेक्चर शेयर किया था आपसे. ठीक है, फर्स्ट ईयर को जो पढ़ाया है, तो वो आप एज इट इज देख लोगे ना, पूरा एसएफडी बीएमडी रिवाइज हो जाएगा. उनको थोड़ा सा डिटेल में और एक लेवल हाई आपसे पढ़ाया है, तो एक बार उसको देख लेना. पूरा सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ये सारी चीजें फिर से करवाई हैं, प्लस सपोर्ट भी करवाया, तो आपका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल सा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. व्हाट इज सिंपली सपोर्टेड? एंड इज हिंज, अदर एंड इज रोलर. ठीक है, कैंटिलीवर क्या होगा? वन एंड इज फिक्स, अदर एंड इज फ्री. ठीक है, कंटिन्यूअस में आपको पता है मोर देन 3 सपोर्ट्स, या आपके 2 से ज्यादा कंटिन्यूअस स्पैन हो तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस स्लैब. ठीक है, अब ये तीनों तरीके के स्लैब में 2 तरीके के स्लैब आते हैं, दैट इज वन वे एंड टू वे स्लैब. जैसा कि अभी भी आप लोगों ने कुछ कुछ बता दिया, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे वन वे और टू वे होता क्या है. ठीक है, अब देखो ये पेपर दिख रहा है. अभी चलो और अच्छे से दिख जाएगा, रहने दो, पेपर की अभी जरूरत नहीं. वन वे और टू वे, शायद मैंने वन वे टू वे स्लैब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बताया था. अभी तक चलो जितना पता है उसके आधार पे बढ़ते हैं आगे. ठीक है, सबसे पहले डिफाइन करते हैं वन वे स्लैब क्या होता है. देखो, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन एक एक वर्ड को समझना. ठीक है, तो वन वे स्लैब की बात करते हैं. इफ द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन द 2 अपोजिट एजेस, देन इट इज वन वे स्लैब. क्या बोला मैंने? 2 अपोजिट एज. ठीक है, यहां और यहां ना होके इन 2 अपोजिट एंड पे अगर इसको मैंने सपोर्ट दिया है, तो इट इज नोन एज वन वे स्लैब. देखो क्या होगा ना, जब यहाँ पे सपोर्ट आएगा, तो इसमें क्या होगा, वन वे, एक तरफ क्या हो रहा होगा, स्पैनिंग हो रही होगी. ठीक है, स्पैन का मतलब क्या होता है, जो लेंथ में हमारा जो स्पैन हो रहा है, जैसे ये है ना, कोई भी चीज मान लो, पेपर ही मान लो. ठीक है, इस पेपर में अगर हम इस 2 साइड को सपोर्ट करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसी को
बोला जाता है वन वे एक तरफ से, एक ही तरफ से हो रहा है ना, इन दोनों तरफ से तो हो नहीं रहा। तो इस वन वे डायरेक्शन में जो हमारा स्लैब बेंड करेगा उसे वन वे स्लैब बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर? लेकिन अब मैं बोल रहा हूं अगर ये चारों साइड से भी होता ना, अगर ये चारों साइड से भी सपोर्ट कर दिया जाएगा तो एक केस ऐसा आता है जिस केस में इसको भी वन वे स्लैब बोलते हैं। वो केस कौन सा आता है? व्हेन Ly/Lx इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब अब Ly/Lx क्या है? Ly होगा, अब इसमें Ly और Lx कोई बताएगा कौन सा होगा? ये Ly है या ये Ly है? कोई बताएगा? तुक्का मारना चाहे तो। सर वो लेंथ Ly होगा। हाँ, लेंथ इन क्या दोनों की लेंथ है ये, एक या Lx होगा एक Ly होगा। कौन सा Ly होगा, कौन सा Lx होगा? सर लंबा वाला साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉन्गर स्पैन विल बी ऑलवेज Ly एंड द शॉर्टर स्पैन विल बी Lx। क्लियर? ठीक है, तो अब मैं जो Ly/Lx बता रहा हूं, लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? उस चीज को बोलेंगे दैट इज वन वे स्लैब। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो नाउ वी आर कमिंग टू, हमें वन वे स्लैब क्लियर हो गया। अब ये चीज देखो, पहली जो डेफिनेशन मैंने बताई, पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफ द टू एंड्स ऑफ द स्लैब इज फिक्स्ड, या टू एंड पे अगर सपोर्ट है, या सपोर्ट क्या बोलेंगे हम, टू एंड अगर फिक्स है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टू वन वे स्लैब। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो ये क्लियर हो गई। अगर मैं किसी भी स्लैब का आपको बताऊंगा कि दो साइड से अगर वो फिक्स है या दो साइड से सपोर्टेड है, दैट विल बी नोन एज कौन सा? वन वे स्लैब। ठीक है, अब अगर एक कंडीशन ये हुई, कहीं भी कोई स्लैब देखते हो जहां पे वो दो साइड, लेकिन दो साइड मस्ट बी अपोजिट, अगर वो दो साइड अपोजिट है और वो सपोर्टेड है, दैट विल बी नोन एज वन वे स्लैब। क्लियर? हाँ सर। अब आ जाते हैं सर, एक और कंडीशन आपने बताई कि इफ फोर साइड्स आर आल्सो सपोर्टेड। अब जब फोर साइड सपोर्टेड आएंगे तो उस केस में दो केस आएंगे। इफ Ly/Lx इज ग्रेटर देन 2, if Ly/Lx is greater than 2, then it is known as one way slab. If it is less than or equal to 2, it is known as two way slab. Clear? सर लेस देन एंड इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू? अभी जो मैंने सुनो बताते रहा हूँ। When the given slab is supported on all the four edges and Ly/Lx is greater than 2, then it is one way slab. ये चीज मैंने बताई। अब ये चारों साइड हमारा सपोर्टेड हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें अब लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन जब आप करोगे, इफ ग्रेटर देन 2, इट इज नोन एज वन वे स्लैब। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? Ly/Lx इज लेस देन और इक्वल टू 2। देखो मतलब अगर ये क्या हो सकता है, कई बार ये रेशियो हमारा दोनों बराबर भी तो आ सकता है, सॉरी बराबर बोल रहा हूँ, 8 और 4 भी तो हो सकता है। तो 8/4 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अगर इक्वल टू होगा तो दैट इट इज नोन एज टू वे स्लैब। अब दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? टू वे स्लैब, टू वे स्लैब को डिफाइन करते हैं व्हेन द गिवन स्लैब इज सपोर्टेड ऑन ऑल द फोर एजेस एंड Ly/Lx इज लेस देन इक्वल टू 2, देन इट इज नोन एज टू वे स्लैब। क्लियर? क्या पूछ रही थी? इक्वल टू वाला क्लियर हुआ? सर वही इक्वल टू वाला टू वे होता है कि वन वे होता है, वही था डाउट। इक्वल टू वाला होता है टू वे। सर बिकॉज पहले जब पढ़ा था तब इक्वल टू वन वे बोला था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्डिंग मटेरियल में जब हम पढ़ते हैं ना, बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो बेसिक में दोनों डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब इक्वल टू में आपने ये पढ़ा होगा, देखो अगर रेशियो कितना हो गया, मान के चलो कितना, दोनों बराबर होगा तब भी तो हमारा टू वे ही आ रहा है, ठीक है। ये याद रखो, इक्वल टू वाला हमेशा टू वे स्लैब में आएगा। क्लियर? अर्शिता क्लियर है? देख लो अब एग्जांपल देख लो। अगर एक लेंथ 6 मीटर है, एक 4 मीटर है, फटाफट से बताओ ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है? ये फिगर देखो और अंकिता और हर्षिता का आंसर चाहिए। इट इज अ वन वे स्लैब और टू वे स्लैब? टू वे स्लैब। वेरी गुड अंकिता। हर्षिता? हाँ सर, टू वे स्लैब। कौन सी स्लैब है? टू वे। हर्षिता पक्का टू वे? आवाज मुझे कम आ रही है यार। हाँ सर, टू वे। हाँ, दोनों का गलत है। ये पढ़ाया मैंने, क्या बताया
फिगर में क्या दिख रहा है, दो साइड सपोर्टेड है, सीधा वन वे स्लैब होना चाहिए ना, इसमें टू वे और वन वे की जरूरत ही नहीं। यही गलती होती है, हम क्या करते हैं Ly/Lx निकालते हैं। जब मैंने बता दिया कि जब भी हमारा टू एंड सपोर्टेड होगा तो वहां पे कौन सा स्लैब कहेंगे, वन वे स्लैब। अब ये भी ऊपर पढ़ाया था ना सर, टू ऑल साइड सपोर्टेड। हाँ, यही चीज क्लियर करनी है कि लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन पे कब जाओगे, व्हेन द फोर एंड आर सपोर्टेड। क्लियर हुआ अब ये चीज? मैंने पहली चीज ही बता दी थी, दो समझ में आ गया, दो अपोजिट एंड अगर सपोर्टेड है इसका मतलब ऑलरेडी है कि इट इज अ वन वे स्लैब। जैसे ही फोर एंड पे सपोर्टेड आएगा वैसे ही इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इफ द फोर एंड आर सपोर्टेड देन वी विल गो टू द व्हाट, Ly/Lx, शॉर्टर स्पैन और उस पे जाएंगे। क्लियर? लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन करेंगे तो ये 1.5 आ रहा है, लेकिन इस केस में भी दिस इज अ वन वे स्लैब। बस आपको देखना है सपोर्टेड कितना है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्लैब समझते हैं, स्लैब है क्या, ठीक है। व्हाट इज स्लैब? स्लैब आर द प्लेट एलिमेंट्स हैविंग डेप्थ मच स्मॉलर देन इट्स other two dimension. So slab is a 2D element and these are designated same as being with one. इसका क्या मतलब है, स्लैब हमारा एक प्लेट की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये मोबाइल है, ठीक है, इसको हम ही स्लैब बोलेंगे, हमेशा याद रखना। स्लैब्स आर द प्लेट एलिमेंट्स हैविंग डेप्थ मच स्मॉलर देन इट्स अदर टू डायमेंशन। इसकी जो डेप्थ होगी ना, अब ये डेप्थ के लिए फिगर आपको दूसरा देखना पड़ेगा, ठीक है। इस फिगर दिख रहा है सबको, ठीक है। ये है क्या, बताएगा मुझे कोई? व्हाट इज दिस? किस चीज का फिगर बना है? स्लैब का, लेकिन समझ नहीं आ रहा। हाँ, अब देखो मैं ये बता रहा हूँ, ये पूरा जो गया है ना, दिस इज योर स्लैब, और ये स्लैब कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस लाइन दिखा रही है कि इसके आगे स्लैब जा रहा है। अब जो हम स्लैब की बात कर रहे हैं ना, स्लैब क्या बताया, इट इज अ प्लेट एलिमेंट, ठीक है। ये प्लेट एलिमेंट है, इसके लिए इस तरफ जब आप देखोगे ना, ठीक है, देखो ऊपर की तरफ से आपको ये टॉप व्यू, ये इसका टॉप व्यू, ठीक है, ये इसका साइड व्यू, साइड से आपको ये चीज दिखेगी। तो स्लैब किसे बोल रहे हैं, जिसका की दो डायमेंशन हमेशा इससे बड़ा होगा, ठीक है। एक डायमेंशन ये है और एक देखो तीन डायमेंशन है इसके, एक ये लेंथ वाइज, ठीक है, एक ये और एक इसका विड्थ। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तीन डायमेंशन है, लेकिन हम स्लैब किसको कंसीडर करते हैं, हमेशा 2D के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन के लिए। क्यों 2 डायमेंशन के लिए? क्योंकि हम जो इसकी विड्थ मानेंगे ना, इसको हमेशा हम डिजाइन करेंगे 1 मीटर के लिए, ठीक है। देखो ऊपर वही लिखा हुआ है, ये 1 मीटर के लिए डिजाइन होता है। अब पूछो ऐसा क्यों? ऐसा तो फिक्स है नहीं कि ये कितनी, हमारी विड्थ तो फिक्स नहीं हो जाती, लेकिन हमें क्या करना है, 1 मीटर के लिए हम बनाएंगे, ठीक है, 1 मीटर के लिए हम डिजाइन करेंगे। और अगर ये बड़ा है तो उसके लिए हम 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मान लो 5 ऐसे स्लैब आ रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे। तो हमने डिजाइन तो 1 मीटर के लिए किया और एज इट इज उसको बढ़ा दिया। ये चीज क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, बताओ? सर एक बार फिर से। हाँ देखो, अब ये विड्थ, ये इसको क्या बोल रहे हैं, विड्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है, दैट इज बी जो हम लोग बी में लिखते थे ना, तो ये बी है और ये डेप्थ है, ठीक है। ये जो हाइट जा रही है ना, ये डेप्थ हो गई इसकी, ये विड्थ हो गई। तो विड्थ हमेशा मैंने बताया, जब भी हम स्लैब डिजाइन करेंगे तो वी विल डिजाइन द स्लैब फॉर ओनली 1 मीटर, 1 मीटर के लिए डिजाइन करेंगे। अब चाहे स्लैब आपकी 50 मीटर की हो या 10 मीटर की हो, आप 1 मीटर के लिए आपने डिजाइन किया, सारा मटेरियल 1 मीटर के लिए कैलकुलेट किया और मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिया, तो आपकी ये पूरी स्लैब आ जाएगी। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अब देखो फिर से ये डेफिनेशन देखो, ठीक है। स्लैब कोई पूछेगा व्हाट इज स्लैब, तो स्लैब में ये डिफाइन करना है, व्हाट इज स्लैब? स्लैब आर द प्लेट एलिमेंट्स हैविंग डेप्थ मच स्मॉलर देन इट्स अदर 2 डायमेंशन। अब फिर से फिगर देखो, डेप्थ कौन सी है, इसकी डेप्थ है ये, अब ये डेप्थ थी, ठीक है, ये विड्थ हो गई, ये इसकी डेप्थ हुई। तो डेप्थ क्या है, अदर 2 डायमेंशन से बहुत स्मॉलर है, ठीक है। इसके और इसके बदौलत जो डेप्थ है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। देखो समझते हुए चलो एक एक चीज को, तब आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही समझ में आएगी। स्लैब्स आर द प्लेट एलिमेंट, सबसे पहली चीज ये प्लेट एलिमेंट है, हैविंग डेप्थ मच स्मॉलर देन इट्स अदर 2 डायमेंशन। सो स्लैब इज अ 2D एलिमेंट एंड देयर आर डिजाइन्ड सेम एज बीइंग विथ यूनिट विड्थ। एक विड्थ मतलब 1 मीटर विड्थ के लिए ही डिजाइन किया जाता है, सेम एज अ बीम। क्लियर हो गया, हाँ या ना?
इस हाँ सर। डेफिनेशन में एक भी डाउट है, क्योंकि देखो रटोगे तब भूल जाओगे, ठीक है। तो अब आपको स्लैब पूछा जाएगा, तो व्हाट इज स्लैब? स्लैब आर द प्लेट एलिमेंट्स हैविंग डेप्थ मच स्मॉलर देन इट्स अदर टू डायमेंशन। सो स्लैब इज अ 2D एलिमेंट and it is designed for only one unit with same as a beam. Clear? अर्चिता कहीं रोकना होगा तो बोल देना, ठीक है। अब देखो स्लैब कहाँ कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। स्लैब्स यूज इन रूफ एंड फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, मोस्टली इंटीग्रेटेड विद द सपोर्टिंग बीम कैरिंग डिस्ट्रीब्यूशन लोड बाय द बेंडिंग। देखो स्लैब में पूछा जाएगा सबसे मैक्सिमम जो फोर्स आ रहा है दैट इज बेंडिंग, ठीक है। मतलब स्लैब पे जो हमारा फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है, अगर आप ये कोई पेपर ले लो, ठीक है, आपने जो स्लैब बना ली, अब स्लैब में क्या होगा, ऊपर से जब लोड आएगा तो ये बेंड होगा, ठीक है। तो बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो दैट इज नोन एज स्लैब, ठीक है। तो स्लैब कहाँ कहाँ यूज होगा? आपका घर बना, घर के ऊपर जो छज्जा बना या रूफ जो बना, रूफ की तरह आपने स्लैब को रख दिया, ठीक है, रूफ हो गया, ठीक है। और क्या हो गए? फ्लोर्स हो गए, अलग अलग फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी हैं, तो अलग अलग फ्लोर के लिए एंड द फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। मोस्टली इंटीग्रेटेड विद द सपोर्टिंग बीम्स। हमारा क्या होता है, अलग अलग फ्लोर को किसके साथ मिला के, अलग अलग बीम्स के साथ मिला के, ठीक है, अलग अलग बीम जो जुड़ेंगे इसके साथ, तो क्या होगा, दैट विल बी इंटीग्रेटेड विद द सपोर्टिंग बीम। क्लियर है? कैरिंग डिस्ट्रीब्यूशन लोड बाय द बेंडिंग। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो देखो स्लैब का पर्पस क्या है ना, इट द लोड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बीम्स, ठीक है। बीम के थ्रू, जो सपोर्टिंग बीम्स है उनके थ्रू लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर? देखो अब ये जो स्लैब है ना, स्लैब में यहाँ पे कहाँ पे बेंडिंग आई है, मुझे चलो थोड़ा सा इसमें सोच के बताना कि आप जो अपनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे या स्टील जो प्रोवाइड करोगे वो कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, मतलब कैसे प्रोवाइड करोगे? LY डायरेक्शन में करोगे या LX डायरेक्शन में? सर LY। क्यों LY डायरेक्शन में? मतलब सुनो सुनो अंकिता, क्वेश्चन ये है, LY डायरेक्शन में क्या ऐसे 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 रेनफोर्समेंट लगाओगे या इस डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट लगाओगे? सर वो वर्टिकली आई गेस। वर्टिकली। वर्टिकली क्यों? बट सर बिकॉज स्पैन ज्यादा है। स्पैन ज्यादा है। अब देखो स्टील रेनफोर्समेंट का काम क्या होता है ना, मान लो हमारी ये जो बीम है, ठीक है, बीम बोल रहा हूँ, स्लैब है, स्लैब पे लोड आएगा तो लोड यहाँ पे आएगा ना, लोड यहाँ पे आएगा, तो देखो यहाँ तो सपोर्टेड है, ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे सपोर्टेड, तो सपोर्ट होने के कारण क्या होगा, बेंडिंग जो इसकी होगी ना वो लॉन्गर स्पैन के अलोंग होगी, इस तरीके की बेंडिंग होगी। आपकी इस तरीके की बेंडिंग तो नहीं होगी, आपका जो बेंडिंग होगा वो किस तरीके का होगा, इस तरीके का। ये समझ में आ रहा है? सर वैसे क्यों नहीं होगा? अब सुनो, देखो अब आप खुद सोच के देखना, क्या है, ये शॉर्टर स्पैन है, ठीक है, और ये लॉन्गर स्पैन है, ठीक है। लॉन्गर स्पैन जब भी इसमें बेंडिंग आएगी तो बेंडिंग विल बी डन इन द शॉर्टर स्पैन ऑलवेज, ठीक है। याद रखना हमेशा शॉर्टर स्पैन में ही बेंडिंग होती है, ठीक है। तो इस वाले स्पैन में ही बेंडिंग होगी। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ? अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो इस स्पैन में जब बेंडिंग होगी, नहीं आ रहा हर्षिता? देखो ये क्रॉस सेक्शन देखो, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है स्लैब का, ठीक है। अब जब इस पे लोड आएगा तो लोड आने के कारण मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से तो बेंडिंग देखो, ऐसे बेंडिंग तो होगी नहीं, ठीक है। यहाँ से जो स्लैब पे लोड आएगा तो शॉर्टर स्पैन की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है ये इधर से बेंड होगा ना, ये वाला जो ये देख रहे हो, देखो बीम हम लोग पढ़ रहे थे, बीम में ये हम लोग देख रहे थे बीम है। अब इसमें कभी हमने ये दिखाया कि यहाँ से बेंडिंग आ रही है, ऊपर से लोड पड़ रहा है तो ये नीचे से बेंड हो रहा है ना। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही हर्षिता? यहाँ से नीचे बेंड होगा तो ये वाली पार्ट भी यहाँ से नीचे बेंड हो रहा है ना, ये वाला पार्ट जो हमें जो यहाँ से दिख रहा था तो ये वाली चीज बेंड हो रही थी। आ रहा नहीं आ रहा है ना? तो जब यहाँ से बेंड होगा ना, अब ये देखो, जब यहाँ से बेंड होगा तो हमें स्टील रेनफोर्समेंट ऐसे ऐसे लगाने पड़ेंगे ताकि ये बेंड को रोक पाए। क्लियर हो रहा है? जब यहाँ से बेंडिंग आई तो यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट लगेगा तो वो इस तरीके से स्टेबल पोजीशन पे रहेगा। जब स्टील, क्लियर हुई? हाँ सर। ठीक है, मतलब सर LX डायरेक्शन। हाँ वेरी गुड, LX के मतलब LX डायरेक्शन में हमारा रेनफोर्समेंट रहेगा। अभी क्लियर हुआ ये चीज?
इस रेनफोर्समेंट को बोलते हैं मेन रेनफोर्समेंट। क्लियर? अब मुझे बता दो मेन रेनफोर्समेंट कौन सा फोर्स बियर करेगा? या क्या रेसिस्ट करेगा मेन रेनफोर्समेंट? बेंडिंग। वेरी गुड। मेन रेनफोर्समेंट विल रेसिस्ट द बेंडिंग फोर्स। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोल लो, बेंडिंग फोर्स बोल लो, या रेसिस्ट द बेंडिंग। क्लियर? अब मैं एक और उसका कर रहा हूं। अब हमने यहां तो स्टील लगा दिया, लेकिन सिर्फ यही एक ही स्टील लगेगा? आपने जो स्लैब देखी है रियल लाइफ में, स्लैब में क्या एक ही तरफ स्टील लगा रहता है? नहीं सर, दोनों तरफ लगा रहता है। दूसरे रेनफोर्समेंट को क्या बोलते हैं, बताएगा मुझे कोई? डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड। ये किसने बोला? सर अंकिता। ऐसे बताइए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों प्रोवाइड सर करते हैं? वो बताओ बताओ। इनका लगता है ना, अरे ना फोन के उठा ही नहीं रही है। नहीं बंद जागी है। एक मिनट। ये कुछ दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? हाँ सर। क्या है ये बताओ? सर वही स्लैब का reinforce। हाँ, मैं ये पूछा था, मेन रेनफोर्समेंट दे दिए, ठीक है। अब दूसरी जो स्टील जा रही है, कभी हमने देखा जब भी स्लैब बनाते हैं तो एक दूसरे का जाला इस तरीके का, एक दो जा रहे हैं, दो के क्रॉसिंग भी जाता है। अब क्रॉसिंग वाले जो को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? अभी वही कौन बता रहा था? सर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। चलो डिस्ट्रीब्यूशन बार भी देते हैं। अब जब हमने मेन रेनफोर्समेंट एलएक्स की डायरेक्शन में दे दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार किस डायरेक्शन में देंगे? LY। वेरी गुड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब सवाल उठता है पहले मेन रेनफोर्समेंट आएगा या डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट आएगा? सर मेन आएगा पहले। वेरी गुड, पहले मेन आएगा, ऐसे मेन का पूरा जाला लग जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार आर गोइंग टू रेसिस्ट द श्रिंकेज एंड द टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाएं, क्या करेंगे अब इस तरीके का। अब जो स्लैब बनेंगे, दिस इज द टॉप व्यू। ठीक है, ब्लू वाले क्या है? दिस इज द मेन रेनफोर्समेंट बार दैट इज फॉर बेंडिंग। ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन बार इज गोइंग टू टेक द श्रिंकेज एंड द टेम्परेचर स्ट्रेस। क्लियर? हाँ सर। चलो नाउ कमिंग टू, अब देखो, अब जो आपको जो दिखाई देता है ना, जो यहाँ पे डॉट 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 दिखाया जाता है ना, दैट इज फॉर, क्या हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो ये येलो जो है, दिस इज द मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये मेन रेनफोर्समेंट है, और ये दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा, यहां से दिख रहा है, इसके लिए आप क्या दोगे? मेन रेनफोर्समेंट, और इसके लिए क्या दोगे? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इनके बीच में भी प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होगी तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट के बीच में या डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के बीच में इनकी प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, और स्लैब क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम रेनफोर्समेंट एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, इतना रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द रिकमेंड, वो हम लोग आ जाते हैं फटाफट से अपने व्हाट आर द मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर द स्लैब। ठीक है, तो दैट विल बी, याद रखो, 0.15% एंड 0.12%। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कौन सा स्टील अच्छा होता है? HYSD अच्छा होता है या माइल्ड स्टील अच्छा होता है?
HYSD शायद। हाँ, HYSD क्या होता है फुल फॉर्म, कौन बताएगा? हाई यील्ड स्ट्रेंथ। हाँ चलो, ये सब अब देखो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी कृतिका होती तो मैं पूछता, फिर वो नहीं बताती ना तो गुस्सा आता। चलो, HYSD इज व्हाट? हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म बार्स। ठीक है, तो ये चीज हाई स्ट्रेंथ क्या होती है? अच्छी होती है। तो अगर अच्छी है, एक मिनट, अगर अच्छी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? कम रेनफोर्समेंट में काम चल जाएगा। तो आपको दो चीज याद रखनी है। 0.15% ऑफ द BD। BD क्या है यहाँ पे? B इज द विड्थ ऑफ द width of the slab and D is the depth of the slab। ठीक है, दिस इज ओवरऑल डेप्थ। अभी इफेक्टिव डेप्थ की बात नहीं करेंगे, जब कैपिटल डी आता है तो दैट दिस इज ओवरऑल डेप्थ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.15% इन केस ऑफ माइल्ड स्टील, दिस इज द मिनिमम रेनफोर्समेंट एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर द HYSD इज 0.12%। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये अभी देखो, अभी ये क्राइटेरिया बता रहा हूं कि जब हम चेक करेंगे, जब हम डिजाइन करेंगे ना, तो इतना स्टील प्रोवाइड करना ही करना है हमें। ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शन का B इंटू डी का 0.15% मिनिमम रेनफोर्समेंट होना चाहिए। इससे कम रेनफोर्समेंट दोगे तो हमारा स्लैब वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम रेनफोर्समेंट। और उसी तरह मैक्सिमम भी होता है। ऐसा नहीं कि आप स्टील बहुत बढ़ा दो। मैंने बताया था द मोस्ट कॉस्टली मटेरियल इज स्टील, सो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इज ऑल्सो देयर विच इज 4% ऑफ द BD। So 4% of the cross section is the maximum percentage, maximum reinforcement and minimum reinforcement is, दोनों के केस में देखो, बीम के केस में भी maximum reinforcement is 4%। क्लियर है? कमिंग टू द, अब जो ऊपर दिखाया था आपको स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या होती है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिंग ऑफ द रेनफोर्समेंट बार आपको पता है, दो स्टील के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? दैट विल डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द स्टील। ठीक है, स्टील का एरिया कितना है? स्टील का एरिया कैसे निकलेगा? दोनों की स्पेसिंग निकालनी है। ये दो मेन रेनफोर्समेंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए? दैट विल बी π/4 फाई स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई द AST। ठीक है, एरिया ऑफ द स्टील से डिवाइड कर दोगे, π/4 फाई जितना स्टील का डाया होगा वो पुट करके यू विल हैव द स्पेसिंग बिटवीन द टू बार्स। ठीक है, ये स्पेसिंग ऐसे निकलेगा फॉर्मूले से। अब दोनों के लिए मेन रेनफोर्समेंट के लिए अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेन रेनफोर्समेंट हमारा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बीच की स्पेसिंग अगर कम भी है तो काम चल जाएगा। ठीक, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, मतलब कहने का मतलब है, देखो, कम और ज्यादा की बात यह है कि मतलब आपका सबसे ज्यादा बेंडिंग देख रहा है ना, बेंडिंग से बचाना है। टेम्परेचर, स्ट्रेस और श्रिंकेज तो बाद की बात है। ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग कम होगी एज कंपेयर टू द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है दैट विल बी ग्रेट, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3D और 300 mm। कहने का मतलब क्या है? स्पेसिंग जो होगी 3D से कम होनी चाहिए या 300 mm। ठीक है, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा उसको प्रोवाइड कर देंगे, विच एवर इज लेस फॉर द मेन रेनफोर्समेंट। 3D का मतलब क्या है? D विल बी इफेक्टिव डेप्थ या 300 mm, मतलब 300 mm तो होना ही होना चाहिए। समझ गए? क्लियर है? या इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा है, मान लो 120 इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 360। 360 और 300 mm में दोनों में से लेस कौन सा है? 300 mm। तो 300 mm तो मेन रेनफोर्समेंट में होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में कितना होना चाहिए? 5D और 450 mm, मतलब 450 mm और 5 मल्टीप्लाइड बाई D, दोनों में से जो कम आएगा दैट विल बी द स्पेसिंग बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। क्लियर? ये देखो, ये सब क्राइटेरिया है, ये सब कंडीशंस है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये स्पेसिंग देखो यही बता रहा है कि ये मेन रेनफोर्समेंट थी। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, बेंडिंग के चक्कर में वो होता है। तो अभी ये हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब आपको याद करवा बता देता हूं, कभी भी स्लैब के केस में स्लैब शियर के लिए, स्लैब को शियर के लिए डिजाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्लैब इज ऑलवेज, मतलब कभी वो फेल ही नहीं करता शियर में। ठीक है, फिर भी हम लोग को चेक करना हो तो द फॉर्मूला इज टाउ नॉमिनल शियर फोर्स और के हमारा स्लैब का फैक्टर होता है, दैट इज टाउ सी इज नॉमिनल, सॉरी स्लैब मतलब शियर ऑफ, मतलब जितना शियर हमारा कंक्रीट में आ रहा होगा उसके हिसाब से। तो कभी भी शियर में हमारा स्लैब फेल नहीं करता, तो शियर के लिए कभी भी हम चेक नहीं करते। बाकी अगर हमें कभी केस ऐसा हो गया कि टाउ वी हमारा लेस देन नहीं आ पाया के इंटू टाउ सी से, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी, देखो टाउ वी होता है V/BD, टाउ वी इज व्हाट? शियर फोर्स, शियर फोर्स इज V/BD। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पहले देख रखा था। अब B क्या है? विड्थ। D हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखी है इन केस ऑफ स्लैब, दैट इज 1000 mm। हम बस D को चेंज कर देंगे। तो अगर टाउ वी हमारा लेस देन आ रहा है तो हमें मतलब टाउ वी अगर बड़ा आ गया तो हम क्या करेंगे? D को बढ़ा देंगे, तो टाउ वी हमारा कम आ जाएगा। ठीक है, तो डेप्थ को बढ़ा देंगे
तो स्लैब वैसे हो जाएगा, लेकिन शियर के केस में कभी फेल नहीं होता हमारा स्लैब। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मेन रेनफोर्समेंट हमने देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स देख लिए, स्पेसिंग देख ली, इनके बीच में स्पेसिंग क्या होती है। अब हम लोग आ जाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहला पॉइंट मैंने बता दिया, शियर रेनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द स्लैब, स्लैब जस्ट बी सेफ इन शियर। ठीक है, हमेशा सेफ होता है शियर में। इफ टाउ इज नॉट लेस देन के टाउ सी वी हैव टू चेंज द डेप्थ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, डेप्थ को चेंज कर लेंगे, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं। ठीक है, इन वन वे स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड फॉर द श्रिंकेज क्रीप। बता दिया था मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस लिए देते हैं, श्रिंकेज ना हो, क्रीप ना हो या टेम्परेचर ना हो उसके लिए। ठीक है, next is the permissible value of the spacing of the reinforcement ensures the preventing against the cracking। ठीक है, जो स्पेसिंग हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या क्या रोल है, ताकि हमारा जो क्रैकिंग के अगेंस्ट मतलब क्रैकिंग ना हो पाए हमारे स्लैब में। ठीक है, नेक्स्ट इज मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार्स ऑफ द स्लैब शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब जो आप डायमीटर लोगे ना रेनफोर्सिंग बार का स्लैब के लिए, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। जितनी थिकनेस है, मान लो 100 mm की है तो 100/8, उससे हमारा जो होना चाहिए उससे बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा रेनफोर्सिंग का डायमीटर। क्लियर हो गया, क्योंकि थिकनेस आपकी कम होगी, थिकनेस उसी में तो हम स्टील यूज करेंगे, तो पता रहा स्टील का डाया ही बहुत ज्यादा हो गया तो उसके कारण भी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चलो ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, पहले अच्छे से ये पांचों पॉइंट देख लो, इन पे एक क्वेश्चन है, यही देख लो। चलो, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार्स फॉर द स्लैब शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये अच्छे से देख लो, इस पे एक क्वेश्चन है, अभी आप लोग सॉल्व करोगे। अभी कुछ पूछना है हर्षिता, अंकिता? सर ये लास्ट के पॉइंट्स लेकिन मतलब याद नहीं है सब। ये लास्ट का पॉइंट समझा देता हूँ, इसी पे तो आएगा। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्सिंग बार। ठीक है, हमारा जो रेनफोर्सिंग बार जो हम प्रोवाइड करेंगे स्लैब में, वो 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है उसका आप 8 से डिवाइड करोगे तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। चलो अब ये क्वेश्चन करो फटाफट, देखते हैं कितना, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। इफ द ओवरऑल थिकनेस ऑफ अ स्लैब इज 75 mm, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार? जल्दी 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 सॉल्व होना चाहिए। 9.3। कितना? 9.3। 9.3 मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार। आंसर फाइनल है? हाँ सर। क्या कर दिया, 75 डिवाइड बाई 8 कर दिया ना, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाया, आंसर यही होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओवरऑल थिकनेस दी हुई है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार, कितना मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। स्टील के अब तक डायमीटर देखिए, 9.3 डायमीटर का स्टील मिलेगा मार्केट में, हाँ या ना? बताओ जल्दी फटाफट सोच के। हेलो सर 9। हेलो, हाँ हाँ, सॉरी मैं अभी बिजी था, मैं बाद में बात करता हूँ ना, 4 बजे बाद। हाँ, कितना फाइनल आंसर? तो नहीं मिल सर, 9.3 तो नहीं मिलेगा, 9.5 मिल सकता है। वेरी गुड। ये किसने बोला 9.5 का भी, मतलब आप लोग क्या बोलूं मैं, आप लोग वो सब पढ़ रहे हो ना, क्या पढ़ रहे हो, डिजाइन तो आपने कर रखा है वैसे तो, कम से कम आज जाके सारे स्टील के डायास, कौन कौन से डाया मार्केट में मिलते हैं, कौन कौन से नहीं मिलते हैं, ये तो पता हो। मैंने कभी कोई क्वेश्चन करवाया या उसमें करवाया तो 9 या 9.5 mm का डाया करवाया क्या कभी? कितने mm का करवाया मैंने? सर ये तो होल नंबर में होता है आई गेस। क्या? स्टील का डाया तो फिक्स है ना, स्टील के डाया जो मार्केट में मिलते हैं। हाँ सर। तो वो 9.5 कहीं सुना है? नहीं सर। या मैंने कभी डिस्कस करते हुए बोल दिया हो? इसीलिए बोलता हूँ कोड उठाओ, कोड उठाना आज, देखना उसमें स्टील के डाया कौन कौन से होते हैं। 9 का mm का डाया ही नहीं आता है। तो आप बताओ मेरे को आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार?
अगर पॉइंट वाइज देखे तो फिर तो 9.3 होता है ऐसा आंसर, बट देन दोनों का आंसर गलत है। अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ, 8 mm का सरिया होता है और 10 mm का सरिया होता है, ठीक है। 10 का भी नहीं होता है वैसे तो, लेकिन चलो अब आंसर तो बता ही दिया मैंने। 8 mm का और 10 mm का होता तो क्या प्रोवाइड करते हैं? अगर आपका 9.3 आ रहा है तो 10 प्रोवाइड करते हैं, 8 प्रोवाइड करते हैं? कम ही प्रोवाइड करेंगे तो 8 है। हाँ चलो यही कंसेप्ट देखना था, कम हमेशा प्रोवाइड होगा, ठीक है। 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 9.37, लेकिन आपका कितने mm का सरिया आता है ये आपको देखना है, ठीक है। तो उतने mm का ही सरिया आप यूज कर पाओगे, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं दे दोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से mm का स्टील आप प्रोवाइड करवा रहे हो। ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत कुछ सिखाता है। नाउ कमिंग टू द डिजाइन स्टेप्स फॉर द स्लैब। स्लैब के लिए व्हाट आर द वेरियस डिजाइन स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहला काम जो करते हैं सेम बीम की तरह, सबसे पहला क्या करते हैं, एज्यूम डी बाई डी, डी इज व्हाट द ओवरऑल डेप्थ बाई डी, ठीक है। तो इट विल डिपेंड ऑन द विच टाइप ऑफ स्लैब यू आर डिजाइनिंग। अगर कैंटिलीवर स्लैब है, अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है या कंटिन्यूअस स्लैब है तो उनके लिए एल बाई डी का रेशियो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अभी ये मैं देखो स्लैब के लिए आईएस कोड सबने डाउनलोड कर रखा है ना, आईएस कोड में स्लैब पे जाना और सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना वहां पे पूरे स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है। वहां पे ये टेबल दी हुई है कि कैंटिलीवर के लिए एल बाई डी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। एल बाई डी के रेशियो को स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। अभी ये सब पढ़े हो स्लेंडरनेस रेशियो तो आपने भी सुना है, लेकिन फिर भी मतलब अभी के लिए ये समझ लो कि दीज आर द स्टेप्स, ठीक है। इनको एकदम याद रखना है, 10-12 स्टेप है, 10-12 स्टेप एकदम ऐसे याद हो जाने चाहिए कि मतलब डायरेक्ट आपको स्लैब डिजाइन करना पड़ेगा तो ये सारे स्टेप आपको याद होंगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट यू हैव टू एज्यूम डी बाई डी, डी बाई डी विल डिपेंड ऑन द एल बाई डी, ठीक है। एल इज हमारा क्या था मैंने बता दिया, लेंथ होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्पैन दिया होगा तो एल बाई डी करोगे तो सॉरी एल बाई डी इज इक्वल टू 7 फॉर कैंटिलीवर। अगर क्वेश्चन में दिया है डिजाइन अ कैंटिलीवर स्लैब, ठीक है, डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब, डिजाइन अ कंटीन्यूअस स्लैब, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यू विल टेक एल बाई डी। इफ कैंटिलीवर देन एल बाई डी विल बी इक्वल टू 7, if it is simply supported L by D is equal to 20 and if continuous it is L by D is equal to 26। क्लियर है पहला पॉइंट? इसमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, योर लेंथ ऑफ द स्पैन दिया होगा तो आप यहां से D निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। L पुट करना है, बाकी वो 7, 20 और 26 वेरी कर जाएगा। नेक्स्ट इज लोड कैलकुलेशन। देखो जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि B में हमने सारी चीजें कर रखी हैं, ठीक है। लोड कैलकुलेशन इज अगेन लाइव लोड दैट इज गिवन टू यू। अगेन डेड लोड, डेड लोड अगर आपको दिया नहीं भी दिया हुआ है तो यू कैन कैलकुलेट B into D मल्टीप्लाइड बाय 25। कौन बताएगा 25 क्या है? व्हाट इज 25? 25 कांस्टेंट है या कुछ और चीज है जो यहाँ पे रखी है? ये सब तो बता रखा है मैंने। अंकिता भूल गए? भूल गए? नहीं सर कांस्टेंट है ये तो। वेरी गुड, कांस्टेंट है। हर्षिता कांस्टेंट है ये? सर डेंसिटी कांस्टेंट ही है ये। डेंसिटी होता है सर। कांस्टेंट है क्या है ये? 25 के क्यों यूज हुआ? मैं यहाँ पे 20 यूज कर लेता। हाँ अभी याद आया कौन बोल रहा है ये? डेंसिटी ऑफ क्या सर? अंकित। डेंसिटी ऑफ यार किस चीज का डेड लोड निकाल रहे हो यहाँ पे? आरसीसी, डेंसिटी ऑफ, सब तुम लोग बता रखा है ये सारी चीजें। डेंसिटी ऑफ आरसीसी यहाँ बताया था हमने। आरसीसी कंक्रीट इन दोनों की डेंसिटी उसमें कोड में दिखाई थी 2400 केजी पर, वो आरसीसी के लिए 25 है ना। चलो टोटल लोड निकला है, यहाँ से टोटल लोड निकला। अब टोटल लोड को आप किससे सॉल्व कर रहे हो? दैट इज लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर्ड लोड निकालना पड़ेगा, दैट इज 1.5 into W, ठीक है। अब सेम चीज वहां पे जो L आता था यहाँ पे क्या जाएगा? L X इफेक्टिव और L Y इफेक्टिव। अब ये चीज क्लियर हो रही है? L X इफेक्टिव और L Y इफेक्टिव। अभी मैं ये फिगर के साथ दिखाऊंगा। L X इफेक्टिव सिंपली सपोर्ट के लिए अलग होगा, कैंटिलीवर के लिए अलग होगा, कंटिन्यूअस के लिए अलग होगा। क्यों अलग होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम हमारी ऐसी होती थी, यहाँ पे स्लैब रखी रहती थी। तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम आएगी तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या होगा? हमारा ये लेंथ तो होगी, देखो ये लेंथ होगी प्लस विड्थ भी होगी, ठीक है, या सॉरी प्लस इफेक्टिव डेप्थ भी होगी। तो देखो इसका फॉर्मूला है L X इफेक्टिव का डायरेक्ट LX प्लस D, D इज योर इफेक्टिव डेप्थ, और LX प्लस W1 प्लस W2। W1 W2 क्या है? अभी मैं दिखा देता हूँ W1 W2 क्या है, फिगर के साथ दिखा रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है LX इफेक्टिव निकालने का।
ठीक है। इसी तरह एल वाई इफेक्टिव निकलेगा, ठीक है। एल वाई इफेक्टिव भी एल वाई प्लस डी और एल वाई प्लस W1/2 प्लस W2/2 विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम आएगा, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। एल एक्स इफेक्टिव आ गया, एल वाई इफेक्टिव आ गया। नेक्स्ट सिक्स स्टेप इज एल वाई इफेक्टिव डिवाइड बाय द एल एक्स इफेक्टिव, दोनों का रेशियो विल बी इफ द रेशियो, हमने एल एक्स इफेक्टिव निकाला, एल वाई इफेक्टिव निकाला, दोनों का रेशियो अगर चेक किया, अगर ये ग्रेटर आया, एल वाई इफेक्टिव बाई एल एक्स इफेक्टिव इज ग्रेटर देन 2, इट इज नोन एज वन वे स्लैब। क्लियर है? और अगर ये लेस देन या इक्वल टू 2 आया तो दिस इज नोन एज टू वे स्लैब। खत्म, ठीक है। जब ये वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्लियर हो गया, उसके बाद निकालोगे मोमेंट कैलकुलेशन। मोमेंट निकाला, अल्टीमेट मोमेंट निकालोगे W L इफेक्टिव स्क्वायर बाई 8, यही हम करते थे हमारे बीम में भी, यहां से भी हमारा ये चीज हो गई, ठीक है। नाउ यहां से अब एक और 7th स्टेप तो मोमेंट कैलकुलेशन हो गया। 8th स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ डी, ठीक है। हमें मेन डिजाइन का पर्पस क्या है, डी निकालना, इफेक्टिव डेप्थ। अब डी निकालेंगे, जो डी रिक्वायर्ड, अभी एक हमने डी एज्यूम किया है, ऊपर हमने एक डी निकाला था डी बाई डी करके, है ना, एल बाई डी करके डी एक निकाला था, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए कैलकुलेशन फॉर द डी, डी रिक्वायर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MU बाई वही RU बाई बी, ठीक है। ये हम लोग अभी देखेंगे कैसे आता है। जो डी यहाँ से जो डी एज्यूम आया, ठीक है, जो हमने माना है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द DR रिक्वायर्ड, जो हमारा हमने निकाल लिया यहाँ से, वो हमेशा डी एज्यूम से कम होना चाहिए। क्लियर हुआ? सेम अब तक जो चीज हम लोग कर रहे थे, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ें, बताओ। चलो एक बार फिर से रिवीजन। एज्यूम डी बाई डी, ठीक है, पहला स्टेप क्लियर। वही सब सारी चीजें हैं। चलो यहाँ पे एक दो चीज एक्स्ट्रा ऐड करते जाता हूँ। मान लो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किससे पूछ रहा हूँ, अंकिता, ठीक है। एल बाई व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एल बाई डी इफ इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड स्लैब, उसके लिए एल बाई डी क्या होगा? 20। क्लियर है? इसी तरह अगर कैंटिलीवर स्लैब है तो एल बाई डी क्या होगा? 7, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे डेड लोड पे बी की वैल्यू क्या होगी इन केस ऑफ स्लैब? बी की वैल्यू क्या होगी? विड्थ कितना होता था? 1 मीटर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, ठीक है। वहां इसमें और इसमें वही अंतर है, स्लैब और बीम में यही अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, हमने डी रिक्वायर्ड निकाल दिया। डी रिक्वायर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन, जितना भी आएगा, मतलब हमारा डी एज्यूम शुड बी ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, तो ओके है। अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर से वी हैव टू रीडिजाइन पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, डी से वहां से कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। जैसे डी एज्यूम हमारा 100 हमने कुछ एज्यूम किया था और डी रिक्वायर्ड हमारा उससे ज्यादा आ गया, तब तो ठीक है। और लेकिन अगर नहीं आया तो फिर हमने फिर से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ तक स्टेप खत्म नहीं होता, वहां पे हमारा स्टेप खत्म हो गया था इन केस ऑफ बीम, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा, कुछ चेक प्रोवाइड करने पड़ेंगे। पहला चेक है चेक फॉर शियर। ये मैंने बताया था, हमेशा स्लैब के केस में ये हमारा चेक फॉर शियर बस हम करके दिखाते हैं, लेकिन ये हमारा हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा पास हो जाता है, ठीक है, मतलब फेल नहीं करता शियर के केस में। तो टाउ इज लेस देन के टाउ सी, हमेशा ऐसा आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन फॉर AST। अभी हमने सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ निकाला, अब एरिया ऑफ स्टील भी तो निकालना है। तो एरिया ऑफ स्टील का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 0.5 FCK डिवाइड बाई FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU FCK BD स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई B इंटू D। क्लियर, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन फॉर AST आया। अब AST भी आपको देखना है, अभी जो फॉर्मूले बताए थे, AST मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। जो बताया था मैंने, AST मैक्सिमम तो हर जगह 4% होना चाहिए, लेकिन मिनिमम इन केस ऑफ माइल्ड स्टील है तो 0.15%, in case of HYSD it is 0.12% of the total cross section area B multiplied by D. So AST maximum should be greater than AST, it should be also greater than AST minimum, ठीक है। This is again the check, ठीक है। तो स्लैब के केस में हमेशा चेक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज 11th पॉइंट इज चूज डाया ऑफ द मेन रेनफोर्सिंग बार। फाई निकालना पड़ता है आपको एंड द स्पेसिंग ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। अभी बताया था π/4 फाई स्क्वायर अपॉन AST इंटू 1000, ठीक है। अभी जो S था हमारा कितना, मेन रेनफोर्समेंट के लिए 3D और 300 mm से mm दोनों में से जो लेस होता है वो, ठीक है। ये था मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया, उसका स्पेसिंग तय कर दिया। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट एज मिनिमम रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये अभी फॉर्मूला बताया था, इनका स्पेसिंग भी निकाल लोगे, दोनों चीजें चेक कर ली, मेन रेनफोर्समेंट और ये डिस्ट्रीब्यूशन।
नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। अब ये चीज क्या होती है, अब डेवलपमेंट लेंथ मैंने थोड़ा बहुत बताया था, जब हम स्टील प्रोवाइड करते हैं तो स्टील को कहाँ पे बेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे बीम पे हमारा, देखो एसएफडी बीएमडी पढ़ने का यही रोल था ना कि हम एसएफडी बीएमडी पढ़ लें कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आ रहा है और हमारा मिनिमम कहाँ आ रहा है, या मैक्सिमम से ही हम पूरे पूरे स्लैब को डिजाइन कर दें या बीम को डिजाइन कर दें। तो क्या होता है ना, हमने जैसे पढ़ा था इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम, ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग हमारे बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन आता था। तो सिंपली सपोर्टेड के बीम के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है, तो हम उसके लिए पूरी बीम को डिजाइन कर देते थे। तो लेकिन क्या हमारा एंड पे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा होता था, तो क्या एंड पे स्टील उतने की जरूरत है जितना कि बीच में जरूरत है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक डेवलपमेंट लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला देख लो, दैट विल बी 1.3 m1/v प्लस L0 शुड बी ग्रेटर देन 0.87, ये AST का वही वाला फॉर्मूला है, Fy × 5 4 × tau Vd, ये प्रोवाइडेड है और ये रिक्वायर्ड है। तो प्रोवाइडेड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, ठीक है, इतना रिक्वायर्ड तो होना ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड देन इट इज सेफ, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेंगे, देन वी विल से दैट हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। क्लियर है, कितने स्टेप, 13 स्टेप। एक बार फिर से रिपीट करूं मैं 13 स्टेप। पहला क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे L/D, ठीक है, L/D से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा 7, 20 और 26, ठीक है, अलग अलग स्लैब के लिए होगा। लोड कैलकुलेट करेंगे, लोड कैलकुलेट करने के बाद फैक्टर लोड निकालेंगे, फिर LX इफेक्टिव LY इफेक्टिव दोनों चीज निकाल लेंगे। उसके बाद मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, पहले सॉरी LY इफेक्टिव और LX इफेक्टिव निकालते ही हम लोग क्या चेक कर लेंगे, इट इज अ वन वे और टू वे, वन वे टू वे पता लग गया। उसके बाद मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, L दोनों के लिए अलग अलग होगा, MU दोनों अलग अलग के लिए आएगा, और फिर उसके बाद हम डी निकाल लेंगे। तो जो हमने डी एज्यूम किया होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसके बाद हम चेक फॉर शियर करेंगे, शियर चेक करने के बाद उसके बाद एएसटी निकालेंगे, एएसटी फिर दो केस के लिए निकालेंगे, एएसटी मिनिमम और मैक्सिमम, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे, हमारा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर देंगे, तो हमारा पूरा डिजाइन हो जाएगा। क्लियर, चलो फटाफट से एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादा चीज क्लियर होगी। उसके बाद आज की बात है, यू आर एबल टू डिजाइन द स्लैब, ठीक है। स्लैब कोई पूछेगा कैसे डिजाइन करना है, तो आप एबल हो जाओगे स्लैब डिजाइन करने के लिए। तो अब स्लैब डिजाइन करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होंगी। क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए आपको, देखो क्वेश्चन पढ़ते हो रहो, और जब भी कोई स्लैब डिजाइन करने के लिए दे तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फॉर एन इंटीरियर रूम विद अ क्लियर डिस्टेंस ऑफ द 3.5 मीटर इंटू 9 मीटर, व्हाट इज 3.5 एंड 9 मीटर। अभी तक क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा उसमें से क्या क्या समझ में आ गया कि 9 मीटर कितना है और 3.5 मीटर कितना है, क्या है, व्हाट इज 3.5 एंड 9। सर लेंथ ब्रेथ बीडी, क्या सर लेंथ और ब्रेथ रूम की, लेंथ और ब्रेथ, पक्का। अभी स्लैब पढ़ रहे थे, स्लैब में मैंने अभी अच्छा विड्थ तो फिक्स है, तो विड्थ क्यों देगा ये बताओ। विड्थ तो मैंने पहले बता दिया, आप 1 मीटर के लिए डिजाइन करोगे। सर लेंथ स्लैब एंड है, ब्रेथ बोला। लेंथ एंड डेप्थ, नहीं सर ब्रेथ बोला था इसमें। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ब्रेथ और विड्थ हाँ एक ही हाँ तो हुई। और कुछ, और अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए 3.5 क्या है 9 क्या है। शुरुआत किससे की मैंने आपको, है ना, एक बीम बना के बताई थी। इसमें मैंने क्या चीज बोली, इसमें मैंने ये चीज क्या बताई, ये चीज क्या बताई और ये चीज क्या बताई, क्या सर। भूल गए। सर आप LX और LY, No idea about it, sir. दिस इज LX और ये बताया LY, सर LY इज LX योर और लॉन्ग। LY, हाँ, You तो are आप totally confused. LX क्या होगा, LY क्या होगा। Yes. सर एल वाला लंबा वाला साइड एंड एल छोटा वाला Yes. छोटा। Yeah.
चलो और क्वेश्चन पढ़ो आगे, तो पता चल रहा है क्या क्या चीज दी हुई है। पहले तो ये मेरे को बता दो बस ये पढ़ के कि क्या क्या चीज दी हुई है। तो क्वेश्चन तो तब सॉल्व होगा ना जब क्वेश्चन समझ में आए। चलो मैं स्टार्ट करूं। हाँ सर। चलो नाउ Lx इज 3.5 मीटर, ओके। नाउ Ly इज 9 मीटर, ठीक है। हमेशा बोलता हूँ लॉन्गर स्पैन। पहले तो मुझे बताओ इट इज अ 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब? 1 वे स्लैब। कैसे पता चला? सर अगर Ly/Lx करेंगे तो चलो ठीक है, Ly/Lx कितना आ रहा है? 2.57। वेरी गुड। चलो यहाँ तक क्लियर है। द स्लैब इज रेस्टिंग ऑन 230 mm थिक मेसोनरी वॉल, ठीक है। हमारी जो स्लैब की जो क्या दिया हुआ है 230 mm, व्हाट इज दिस? सर वॉल वॉल की थिकनेस दी हुई है 230 mm की, ठीक है। एज्यूम लाइव लोड एज क्या दे दिया? लाइव लोड दे दिया। एंड द डेड लोड ड्यू टू द फिनिशिंग ऑफ 1.5 किलोमीटर मीटर। अब आपको देखो, अब जब आप भी स्लैब डिजाइन करोगे ना, आपके मान लो क्लाइंट ने आपको बोला कि मुझे स्लैब डिजाइन करके दे दो, तो आप 2-3 चीज उससे लोगे। क्या लोगे कि आप उससे पूछोगे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लैब, ठीक है, सॉरी लेंथ ऑफ द स्लैब बोल रहा हूँ। व्हाट इज द, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि उसका Lx और Ly कितना है, पहली चीज, ठीक है। और कौन सी हमारा जो स्लैब है वो रेस्ट किस पे कर रहा है, उसका मेसोनरी वॉल कितने mm की है, ठीक है। दूसरा आपको डेड लोड और लाइव लोड अगर वो दे तब तो ठीक है, नहीं तो ये पता करना है आप बनाने जा रहे हो, ठीक है। अगर डेड लोड लाइव लोड वो बता दे तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो आप ये पता कर सकते हो कि कितने लोग रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और कंक्रीट और स्टील क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो स्टील हाई कर दोगे तो उसके बाद फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कंक्रीट भी उसी हिसाब से। तो अगर इसमें कंक्रीट और स्टील दे दिया है तो वी विल मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। अगर नहीं देता तो वी हैव टू अज्यूम। क्लियर? अब क्या क्या चीज होगा, आप शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट क्या लिखोगे? यू शुड हैव टू राइट व्हाट आर द गिवन डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया? गिवन डेटा लिखा। गिवन डेटा इज 3.5 मीटर इंटू 9 मीटर। 3.5 इज Lx and 9 meter is Ly. Clear? Live load is 4 kilometer per meter square. Finishing load is 1.5 kilometer per meter square. Now coming to the design of the slab, the first step is assume D. सबसे पहला काम D करना है, ठीक है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्लैब है? कौन सा स्लैब है? सर 1 वे। नहीं, 1 वे स्लैब है। कैंटिलीवर या सिंपली सपोर्टेड, कौन सा? या कंटिन्यूअस? बताओ फटाफट। सर वो तो D/D से आएगा। D/D से कैसे आ जाएगा? ये बोला था कि D/D से आएगा, वो फिक्स है। कैंटिलीवर के केस में ये होगा, उसके केस में ये होगा। वो D/D से, वो तो हमने वो D निकालने का तरीका है, यही था ना, ठीक है। ये तो ये फिक्स है। इन केस ऑफ कैंटिलीवर इट इज 7। ये रेशियो फिक्स है L/D का। निकालने से थोड़ी पता चलेगा। क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो यही तो है ना क्वेश्चन का खेल। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, 10 बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। कोई बताए इट इज अ कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस और सिंपली सपोर्टेड? सर सिंपली सपोर्टेड। किसने बोला? क्यों? वाई? सर इसमें दिया है ना कि स्लैब इज रेस्टिंग ऑन 230 mm थिकनेस इन द वॉल। रेस्टिंग ऑन, इसलिए 230 mm पक्का थिकनेस।
अंकिता क्लियर है? क्या बोल रही है हर्षिता? नहीं सर। हाँ वेरी गुड। तो नहीं वाला सुनना था। हर्षिता फिर समझा दो कैसे। अरे बताइए सही है कि नहीं? बोलो सही है चलो। अच्छा सही है। तो सर वो आपने बोला था ना सिंपली सपोर्टेड तब होता है जब दो साइड मतलब वॉल पे बीम जा रहा है तो उस पे स्लैब रेस्ट कर रहा है, दोनों साइड वॉल है। देखो ये मैंने बोला था सिंपली सपोर्टेड ये होता है, पिछली बार पढ़ा चुका सिंपली सपोर्टेड। अब आपको क्लियर होना चाहिए मतलब सिंपली सपोर्टेड। आपने तो आप पढ़ाया था सर। पूरी बीम बना लेते थे सिंपली सपोर्टेड। सर ये सिंपली सपोर्टेड है, यूडीएल है, सब लगा लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। तो सिंपली सपोर्टेड आपको क्लियर है। जब आप क्या करोगे, आप अपने स्लैब को वॉल पे रखोगे तो हवा में तो रखोगे नहीं, ठीक है, हवा में नहीं रखोगे ना। या तो फिर आप क्या करोगे, अगर आप वॉल पे रखोगे तो या तो फिक्स करोगे तभी तो दो वॉल पे वो फिक्स हो पाएगा, या एक वॉल पे फिक्स करोगे तब आपकी स्लैब दूसरे पे मतलब हैंग कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्लियर क्या दे रहा है, द स्लैब इज रेस्टिंग ऑन 230 mm थिक मेसोनरी वॉल, ठीक है। यहाँ पे इसने बताया नहीं कि फिक्स कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो अगर रख रहा है, सिंपल सी बात है, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, कोई भी चीज है, मान लो कि स्लैब लेके गए, इसको ऐसे रख दिया तो ये क्या हुआ, हेल्ड, मतलब वैसे ही आपने रेस्ट किया ना तो वो दोनों साइड से क्या हो गया, एज अ सिंपली सपोर्टेड काम कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर। तो वी विल टेक L by D as इक्वल, L by D क्या लेंगे हम, इक्वल टू 20। 20। चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो एज्यूम D, L by D 20, L अब क्या लेंगे ये बता दो मुझे। अब ये L यहाँ लिखा हुआ है, दिमाग काम करना चाहिए। L क्या लेंगे, L विल बी 3.5। क्यों? बताओ मुझे। हमेशा याद रखना, आप जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ निकालोगे दैट विल बी ड्यू टू द शॉर्टर स्पैन ओनली, ठीक है। शॉर्टर स्पैन के लिए ही आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। याद रखना शॉर्टर स्पैन के लिए ही डिजाइन होगा, क्योंकि फेलियर के चांसेस किसमें है, शॉर्टर स्पैन में ज्यादा है, ठीक है। तो शॉर्टर स्पैन के लिए अगर आपने बोल दिया, देखो मेन रेनफोर्समेंट किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हो, यही चीज है, शॉर्टर स्पैन के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो याद रखना हमेशा शॉर्टर स्पैन के लिए आप इफेक्टिव डेप्थ निकालोगे, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ इज 3.5 by D, सॉरी D यहाँ से आ गया 1.75 इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर? दिस इज व्हाट D क्या है, ये D एज्यूम्ड है ये, ठीक है। D एज्यूम्ड आपने इफेक्टिव डेप्थ निकला। अब ये मुझे बताओ 25 क्या है, व्हाट इज 25 D डैश, पढ़ा चुका हूं मैं ये सब। D डैश क्या है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देखो कंप्लीट करना है मेरे को आज। D डैश इज व्हाट, इफेक्टिव कवर, याद आया? हाँ सर। है ना? याद है बीम के केस में मैं इफेक्टिव कवर कितना लेता था, 50 mm। स्लैब के केस में मैं कम क्यों ले रहा हूं, कोई बताएगा मुझे रीजन? स्लैब मैंने क्या बताया, इट इज अ प्लेट लाइक एलिमेंट, ठीक है। प्लेट एलिमेंट से मतलब उसकी थिकनेस कम भी चल जाएगी, ठीक है। हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है किस चीज के लिए, स्टील के लिए। हमारा बीम के केस में क्या होता था ना, बीम के लिए हमारा जो स्टील का डाया भी होता था वो भी इंक्रीज रहता था, ठीक है। यहाँ पे हमने मिनिमम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट फिक्स कर रखा है, तो हमारा D डैश 25 mm से काम चल जाएगा, ठीक है। 20 mm से भी काम चल जाता है, लेकिन 20 mm प्लस 5/2 हम लोग क्या करते हैं, जितने mm का सरिया लिया है ना उसके आधार पे और सेफ्टी करते हैं। तो 10 mm का मान लो तो 10/2, तो 20 प्लस 5 25 आ जाता है, तो 25 आप ले लोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। तो 25 mm का आपने क्या कर दिया, इफेक्टिव कवर ले लिया। नाउ द ओवरऑल डेप्थ विल बी D इक्वल टू 175 प्लस 25, दैट विल बी 200। क्लियर? क्लियर है स्टेप 1? आगे बढ़ूं मैं? हाँ सर। नेक्स्ट इज लोड कैलकुलेशन। लाइव लोड इज 4 ऊपर दिया होता, फिनिशिंग इज 1.5, अगेन डेड लोड B इंटू D इंटू गामा डेंसिटी ऑफ द, ठीक है। तो दैट इज 1, D हमारा निकला है 200 mm, तो 0.2 मल्टीप्लाई 25 दैट इज 5 किलो न्यूटन, सबको प्लस कर दिया 4 5 और 1.5 दैट इज 10.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ द W इज दिस बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट विड्थ क्या है B हमारा जो लिए थे, ठीक है। तो वहां उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ द
दिस इज द अल्टीमेट लोड, ठीक है। अब तक ये लोड निकला, लोड को हमने किया 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी 15.75, ठीक है। 1.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, लिमिट स्टेट में हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आ गए एल इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्लियर है, टोटल लोड निकाल लिया हमने, क्लियर है। अब आ जाओ स्टेप थर्ड, एल इफेक्टिव मैंने बताया था एल नॉट, जितना एल आएगा एल में क्या प्लस कर देंगे, इफेक्टिव डेप्थ या फिर हमारा विड्थ, जो विड्थ आ रही है, ठीक है। तो अब विड्थ ऑफ द यहाँ पे काम आएगा हमारी विड्थ ऑफ द वॉल, जो 230 mm विड्थ ऑफ द वॉल दी गई थी ना, उसको यहाँ पे प्लस कर लेंगे। इफेक्टिव डेप्थ हमने डेप्थ कितनी ली 175, तो 0.175 ऐड कर दिया 3.675, हमने विड्थ ऐड कर ली, दैट विल बी 3.5 प्लस 230 है ना, 230 इज द हमारा कितना, सॉरी एक मिनट जाना, विड्थ सिंपली सपोर्टेड में ले रहे हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला अलग था, फॉर्मूला क्या था, W1/2 W2/2, यहाँ पे दोनों की विड्थ वही है, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ W1 प्लस W1/2, तो ये WE ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड L0 प्लस WE हो जाती है हमारी, क्या हो जाता है इधर देखो, अब ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये बीम है, ये हमारे इस पे खड़ी है, सॉरी स्लैब है, स्लैब हमारी इस पे खड़ी है, तो इसका थोड़ा सा आधा और इसका आधा हमारा लेंथ होगा ना, उन दोनों को ऐड करेंगे तो L0 प्लस WE तो आएगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई अंकिता? नहीं सर, इसका फिगर होगा, रुक जाता हूं दिखाऊंगा, एक मिनट, फिगर कहां गया? चलो ये देखो मैंने क्या बोला, दिखाई दे रहा है, देखो ये विड्थ है, ये विड्थ दिख रही है इसकी, और ये विड्थ दिख रही है, विड्थ ऑफ द वॉल, यही है ना विड्थ ऑफ द वॉल, दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर दिख रहा है ना, इसका विड्थ का हाफ और इसका विड्थ का हाफ, ठीक है, W/2 हमारा, और ये हमारा L है, ठीक है, ये L है, तो L प्लस W1/2 और W2/2, ये सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या L प्लस W होगा, ये भी W/2 आधा हो गया, W/2 आधा आधा कितना, एक ही तो हुआ। अंकिता क्लियर हुआ? हाँ सर, है ना, ये W का आधा और ये W का आधा, तो इसको मिला लोगे तो एक W ही तो गया, तो L इफेक्टिव देखो दिख रहा है यहाँ पे, L इफेक्टिव भी इसने यही किया, ठीक है। ये पूरी लेंथ जितनी थी प्लस इतना, ये 3 मीटर का होगा, ये 5 2.5 होगा, देखो 2.5 का कितना कर दिया 1.25, समझ में आ गया नहीं आया? है। ठीक है, तो ये L0 प्लस डी, और ये इन दोनों में जो मिनिमम है, मिनिमम कौन सा है, L 3.675, तो LX इफेक्टिव विल बी 3.65। इसी तरह हम क्या करेंगे, LY इफेक्टिव निकालेंगे। अब LY इफेक्टिव देख लो, ठीक है, ये होगा कितना हमारा 9 मीटर के हिसाब से, है ना, 9 प्लस इतना और 9, सॉरी अच्छा एक मिनट रुक जाना, LY इफेक्टिव सही है, ठीक है, ये भी 9 प्लस है, माइनस दिख रहा था ना मेरे को, ये कंफ्यूजन है, 9 दोनों में प्लस होगा, याद रखना, ठीक है, LY प्लस होगा, ठीक है, मुझे लगा ये माइनस गलती, ये प्लस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा दैट इज 9.175, तो LX इफेक्टिव आ गया, LY इफेक्टिव आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 2.496, दैट इज ग्रेटर देन 2, सो इट इज अ वन वे स्लैब। क्लियर? यही था अभी तक का काम, स्टेप 4 क्लियर है मेरे हिसाब से? हाँ सर। नेक्स्ट कमिंग टू द मोमेंट कैलकुलेशन। नाउ व्हाट इज मोमेंट कैलकुलेशन? मोमेंट कैलकुलेशन में भी आपके दो तरीके, वो हमारा किसके बिहाफ पे डिजाइन होगा, LX इफेक्टिव के आधार पे, ठीक है। LX इफेक्टिव के लिए हम लोग सब कुछ निकाला है अभी तक, तो MU विल बी इक्वल टू WU LX इफेक्टिव,
का होल स्क्वायर बाई 8, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द मोमेंट। ठीक है, मोमेंट आ गया। अब स्टेप 5 क्लियर। स्टेप 6 इज डी रिक्वायर्ड। अब डी रिक्वायर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट विल बी डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एम यू बाई हमारा दैट विल बी क्यू यू। ठीक है, क्यू यू बोल लो या कुछ और नाम में कर लो। क्यू यू जो याद है हम लोग को लिमिट स्टेट में हमने पढ़ा था 0.138 FCK फॉर FE415, याद आ रहा है कुछ? FY 415 के लिए हमारा डायरेक्ट होता था QU विल बी इक्वल टू हमारा अल्टीमेट मोमेंट जो वो आता था QU इक्वल टू 0.138 FCK। ठीक है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी। FCK हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट किए, मल्टीप्लाइड बाय B कितनी थी 1 मीटर। 1 मीटर के लिए डिजाइन करें, सब कुछ mm में है, तो डिवाइड बाई द 1000। और ये मोमेंट भी हमारा आया था किलो न्यूटन मीटर में, मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। तो वी विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड डेप्थ। रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी आ गई 87.79। क्या हमारी एज्यूम डेप्थ कितनी थी 175। क्या हमारी एज्यूम डेप्थ ग्रेटर है हमारे रिक्वायर्ड से? हमें इतना चाहिए था और हमने एज्यूम ज्यादा ले लिया था, तो हमारा डिजाइन ओके है। क्लियर यहाँ तक? अब इसी के बिहाफ पे हम निकालेंगे AST। ठीक है, अब AST कैलकुलेट करना है। अब AST कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 0.5 FCK बाई FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU बाई FCK BD स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई BD। इसको सारी वैल्यू पुट करो, सारी चीजें हमारे पास हैं, B आ गया, D आ गया। ठीक है, सब कुछ पुट करके हमारा AST, अब ये जो निकला AST, ठीक है, अब ये कौन सा है 439 mm स्क्वायर। देखो ये ध्यान रखना है, अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा सारी चीजें क्या है। अब ये किससे आप वेरीफाई करोगे? यू विल वेरीफाई विथ AST मिनिमम। FE415 के लिए 0.12% था BD का, तो BD पुट करोगे 240। कहने का मतलब है मिनिमम AST तो आपका होना चाहिए था 240 mm स्क्वायर, और आपने प्रोवाइड किया 439, तो मिनिमम से कम नहीं है, तो हमारा ओके है। ठीक है, इसी तरह आप मैक्सिमम भी देखोगे 4% ऑफ द BD 4% 8000 है, तो 8000 से हमारा कम है और 2000 से ज्यादा है, तो हमारा 4000 समथिंग है AST, तो हमारा ओके है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कमिंग टू द मेन रेनफोर्समेंट बार। अब मेन रेनफोर्समेंट के लिए क्या हमको कितना डाया ले रहे हैं? ठीक है, तो डाया 10 mm का लेके कर रहे हैं। अब ये डाया आप डिसाइड कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने बोला कि स्टील के डाया कौन कौन से प्रोवाइडेड हैं उनके आधार पे हमें ये करना है। 8 mm 10 mm, ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो 16, ठीक है, 22, बीच बीच में 18, ये सब के नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि जब डिजाइन करोगे ना तो पता होना चाहिए कि कितने mm के स्टील यूज हो रहे हैं, तभी तो आप स्लैब डिजाइन कर पाओगे, नहीं तो आपने कुछ अपनी मर्जी का ले लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आ गया AST आपने ऊपर निकाल लिया 439, ठीक है, और स्पेसिंग निकालोगे π/4 इंटू आपने डाया रख दिया, तो आपका स्पेसिंग आ गया 178। अब 178 शुड बी, सॉरी ये आपने सॉल्व किया स्पेसिंग, दैट मस्ट बी लेस देन 3 इंटू 175। ठीक है, तो इससे लेस ही है और 300 mm से भी लेस है, तो आप डायरेक्ट 178 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अब आपने क्या प्रोवाइड किया? मेन रेनफोर्समेंट 10 mm बार, 10 mm डाया बार्स एट द रेट, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, 10 mm 5 बार्स एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, उसमें स्पेसिंग हो गई 170 mm। ठीक है, 178 निकला था, लेकिन आपने 170 कर दिया। देखो राउंड अप में किया जाता है, 178 को आप 180 भी कर सकते हो, लेकिन 170 कम से कम लेके चलोगे तो आपका सेफ रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब देखो, अब ये स्पेसिंग हो गई, एक मिनट रुक जाओ, स्पेसिंग आपके पास है और आपके पास स्टील का डाया है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हो, कितने नंबर ऑफ बार्स आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और हमेशा मेन रेनफोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड सेंटर टू सेंटर। जो स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे ना वो सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग होती है। ठीक है, जैसे इफेक्टिव डेप्थ बताया था फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो इसी तरह होता है। AST प्रोवाइडेड विल बी 1000 बाई 170 इंटू π/4, 10 का स्क्वायर AST है, तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बार्स आपके यहाँ से निकल जाएंगे, कितने बार दे रहे हैं देखो, जैसे 170 का स्पेस है, ठीक है, और इनके बीच में स्टील आपको प्रोवाइड है, तो इनके बीच की आपको वो पता चल जाएगी, मतलब इनके कितने आपको स्टील प्रोवाइड करने हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, AST आपके पास है ही। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन बार। देखो मेन रेनफोर्समेंट आपने 10 mm ले लिया, डिस्ट्रीब्यूशन बार आप 8 mm का भी ले सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको पता है श्रिंकेज और टेम्परेचर के लिए लग रहा है, तो 8 mm का भी चल जाएगा। अब स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला वही वाला AST मिनिमम। ठीक है, मिनिमम AST, देखो याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए आप मिनिमम AST लोगे, ठीक है, ना कि जो AST निकला है। तो मिनिमम AST आपका 240 था, तो आप उसके आधार पे अपना मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे। उनका स्पेसिंग निकल आया 2009 mm। ठीक है, तो 2009 mm
विल बी हमारा मिनिमम इसमें से हो गया 2009 का 200 mm प्रोवाइड कर दिया। तो हमने मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया 10 mm एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर, और ये प्रोवाइड कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर। क्लियर है? अब आते हैं चेक फॉर शेयर। मैंने बताया था शेयर में हमेशा क्या होता है, फेल नहीं करता है कभी भी। तो शेयर हमेशा डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे काम करता है। मैंने बताया था शेयर फोर्स हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो डी डिस्टेंस पे हम लोग शेयर फोर्स चेक करेंगे। यहाँ से ऊपर लोड लग रहा है WL/2। देखो कहीं भी लोड लगता है ना, जब सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ UDL, हमेशा याद रखना डिजाइन हम UDL मान के ही चलते हैं, ठीक है। लाइव लोड बता रखा था हमें, shear force at a distance from the support will be WL/2 minus WH। तो WL/2 के डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे तो shear force will be 24.80, ठीक है। shear force हमने निकाल लिया। फिर यहाँ से shear stress निकालेंगे टाउ V by BD। B हमारा 1 फिक्स है, ठीक है। D की वैल्यू रख लेंगे जो हमने 175 पुट की है, तो हमारा कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो टाउ V यहाँ से आया 0.14, तो 0.14 चेक कर लेंगे हम किससे, हमारा टाउ C कितना होना चाहिए। देखो अब इसके लिए टेबल है हमारा, 1 मिनट रुक जाओ, इसके लिए हमारा IS कोड में टेबल दिया है, एक बार IS कोड खोल के देखना, ठीक है। देखो परसेंटेज ऑफ स्टील विल बी 100 AST बाई BD, ये चीज फिक्स रहती है, ठीक है। हमारा ये वाला ना हमेशा इससे कम होना चाहिए, ठीक है। एक होता है टाउ V दैट इज नॉमिनल शेयर, और एक होता है टाउ C मैक्स, ठीक है। टाउ C मैक्स क्या होता है, मतलब जो फिक्स होता है हमारा, कोई जो भी स्टील आप यूज करोगे, देखो स्टील यहाँ पे AST फिक्स है, AST हमारा आ गया है, AST आपने पुट किया, B हमारा 1000 और D हम पुट कर देंगे। तो ये इससे हमेशा कम होना चाहिए हमारा नॉमिनल शेयर, नहीं। और मैंने बताया था हमेशा सेफ रहता है। तो टाउ C, हाँ बोलो सर, आप कुछ अच्छा, प्रेजेंट sorry. कर रहे थे। ये वाला टैब मैंने शेयर नहीं किया, अब ठीक है। हाँ सर, यही बता, हमारा शेयर आ गया, शेयर फोर्स आ गया था यहाँ तक, ठीक है। टाउ V इक्वल टू VU बाई BD, दिस इज नॉमिनल शेयर। टाउ V जो है ना दैट इज नॉमिनल शेयर, हमारा VU बाई BD से आता है। और एक होता है टाउ C दैट विल डिपेंड ऑन द टेंसाइल स्टील, परसेंटेज ऑफ द टेंसाइल स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ द स्टील विल बी 100 AST बाई BD, 100 into 462 बाई B, और D हमारा फिक्स है, तो हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। नाउ द टाउ C इज व्हाट 0.37, ठीक है। टाउ C हमारा ये आ गया। अब देखो इसके लिए हमारा क्या है, हमारा टेबल दिया हुआ है। टेबल एक मिनट में दिखा दो, टेबल होगी तो, हाँ ये, ठीक है। दिस इज द टेबल फ्रॉम द कोड, ठीक है। IS कोड में से ये दिया हुआ है K टाउ C की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर डेप्थ इज ग्रेटर देन 300 या 270 है, 250 है, ये अलग अलग डेप्थ के लिए दिया हुआ है। तो आप याद करो आपकी डेप्थ कितनी है 175, तो यू विल टेक डायरेक्ट 1.25 K की वैल्यू, ठीक है। K की वैल्यू हमारी हो गई K इंटू T, एक मिनट, ये है ना टाउ V इज लेस देन K इंटू टाउ C, ठीक है। तो स्लैब शियर हमारा चेक कर लेंगे, हमारा टाउ V की वैल्यू है K इंटू टाउ C। टाउ C कितना है हमारा 0.37, इसको K से मल्टीप्लाई कर लोगे। इसी नाम से डेली कंडक्शन रिपोर्ट, एक मिनट, हमारा आया था 0.264, ठीक है, 0.264। अब देखो आपको क्या निकालना है, जब जो टेबल दिया हुआ है ना, टेबल में 0.25 की वैल्यू दी हुई है दैट इज 0.31, और 0.50 की वैल्यू दी है दैट इज 0.49। तो हमें निकालना है 0.64 पे। तो हमने एक चीज पढ़ी है इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन पढ़ा था ना मैथमेटिक्स में। क्या करना है हमें, ये दो वैल्यू है, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, उसके लिए x1 और x2 ये है, y1 और y2 ये है। तो हम x और y निकाल सकते हैं, y यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पता है नहीं पता है, फॉर्मूला बताऊं मैं, फॉर्मूला बताऊं मैं। फॉर्मूला इज, देखो मेरे साथ देखते जाओ, मैंने बताया था क्या, ये x1 और x2 है, ये y1 और y2 है। तो द फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। देखो ये चीज हो रही है 0.49 माइनस 0.431 डिवाइडेड बाई 0.50 माइनस 0.25, ये सही है। y2 माइनस y1 बाई x2 बाई x1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, जिसके लिए निकालना है, दिस x माइनस हमारा x1 0.264 माइनस 0.25, ठीक है। और इस साइड क्या होगा, इस साइड हमारा जो वैल्यू निकालनी होगी ना दैट विल बी माइनस 0.31, ये y माइनस हमारा y1, तो y माइनस y1 होगा 0.31, तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? स्लोप जो निकालते थे हम लोग, स्लोप निकालना आता है,
पॉइंट था स्लोप पे y2 माइनस y1 बाई डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस y1। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो इंटर प्रोडक्ट कर लोगे तो यू विल गेट द टाउ सी विल बी 0.37। पर्टिकुलर 0.264 के लिए हमारा क्या हो जाएगा 0.37। 0.37 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1.25 से। के की वैल्यू जो हमने देखी, के की वैल्यू क्या देखी हमने, सॉरी अच्छा हाँ, के की वैल्यू हमने क्या देखी 1.3 हाँ, के की वैल्यू हमारी 1.25 हाँ ठीक है। हमारे हमने डेप्थ कितना लिया, डेप्थ ऑफ द स्लैब इन द mm विल बी 175। छुट्टी थी हाँ अच्छा। चलो टाउ सी इज 0.14 लेस देन 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.37 ठीक है, तो 0.14 इज लेस देन, मतलब कहने का मतलब है हमारा नॉमिनल शियर शुड बी लेस देन के मल्टीप्लाइड बाय द टाउ सी। ठीक है, अगर ऐसा है तो इट इज सेफ। क्लियर है? अच्छा सॉरी मैं इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहा था। यहाँ पे हमें क्या टेबल दी है ओवरऑल डेप्थ की, दिस इज द टेबल फॉर ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, डी दिया है तो डी विल भी हमारा 175 प्लस 25 हमने कवर लिया था ना, तो 200 के लिए लेना है। 200 की के की वैल्यू कितनी है 1.2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट इन द लास्ट स्टेप इज चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ देखो इतना वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट लेंथ के लिए पूरा कर रहे हैं तो पूरा एक एक चीज करें ना, है ना। इन केस ऑफ सब अल्टरनेट बार्स आर बेंट अप टू द काउंटर एक्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब ये देखो ये चीजें सारी क्लियर होंगी। सिंपली सपोर्टेड बीम का हमारा क्या है बेंडिंग मोमेंट का फिगर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का फिगर क्या आ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एक मिनट रुक जाओ क्या हो रहा है, एक मिनट देखो क्या हो रहा है हमारा, जब देखो अलग अलग बिहेवियर होगा विद द हेल्प ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अच्छा आप डिजाइन किसके लिए करोगे यहाँ पे हर्षिता और अंकिता, ये बताओ मुझे। इस तरीके का कोई बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो आप इसमें किस पॉइंट के लिए डिजाइन करोगे? इसके लिए क्वेश्चन ये है, मुझे ये बेंडिंग मोमेंट मिला हुआ है। ठीक है, आप जो स्लैब की डिजाइन कर रहे हो उसका ये बेंडिंग मोमेंट है। अब इसमें आप किस पॉइंट के लिए डिजाइन करोगे, किस बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करोगे ये बता दो। मतलब सर कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग आ रहा है वैसे? हाँ सर बीच में सैगिंग हो रही। हाँ चलो ठीक है। अब देखो इन्होंने थोड़ा सा अलग, हम लोग ने जो पढ़ा था ऊपर पॉजिटिव लेते थे नीचे नेगेटिव लेते थे, कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपको ये देखना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आ रहा है, तो आप किसके लिए डिजाइन करोगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा सेंटर पे आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड विल बी इन द सेंटर। ठीक है, लेकिन क्या एंड पे कोई जरूरत है क्या रेनफोर्समेंट की? नहीं सर, नहीं जरूरत है। अब देखो यही चीज काम आती है कहाँ पे, डेवलपमेंट लेंथ के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ हम चाहते तो एक बार पूरा स्टील पूरा जाल बनाया और कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमारा स्टील कम कैसे हो सकता है। ठीक है, कम होने के लिए हम क्या करेंगे, मेन रेनफोर्समेंट ये तो सीधा प्रोवाइड करेंगे और इसको यहाँ से बेंड करके हम क्या करेंगे, एक हम बस सपोर्ट तक इसको पहुंचा देंगे ताकि वो सपोर्ट तक क्या कर जाए, हमारा लोड ट्रांसफर कर जाए। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा स्टील बहुत वेस्ट हो। ठीक है, तब डेवलपमेंट लेंथ का रोल आता है। तब डेवलपमेंट लेंथ थोड़ा सा देखो, टू काउंटर एट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हाफ ऑफ द टेंशन रिइंफोर्समेंट गोज इनटू द सपोर्ट। ठीक है, तो मतलब टेंशन रिइंफोर्समेंट तो हमारा सपोर्ट पे जा रहा है, तो हम सपोर्ट क्यों ना हम मतलब इसको ट्रांसफर करके हम बहुत ज्यादा स्टील का यूज ना करें। ठीक है, तो these alternate bars are bent up at a distance of 0.4 L from the face of the support. फेस ऑफ द सपोर्ट से 0.1 L, ठीक है, जितनी लेंथ होगी ना उसका 0.1 L फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट से इसको बेंड कर देंगे। ठीक है, बेंड भी हम करेंगे 45 डिग्री पे। ठीक है, या अलग अलग उस पे करेंगे। ठीक है, तो
कहाँ पे कैसे ये करना है ये इस पे ज्यादा नहीं, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शेयर रेनफोर्समेंट, एंकरेज लेंथ और ये सब चीज बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं कि हमें क्या करना है, ये इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। ये गई में, देखो एक तो मेन रेनफोर्समेंट जा रही है, ऊपर क्रॉस में जाएगी हमारी वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, लेकिन हमने क्या किया, इसी रेनफोर्समेंट को इस तरह बेंड करवा दिया, ठीक है। बेंड करवा के इसको सपोर्ट्स में डाल दिया, तो इसे बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, LD शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.3 m1/b प्लस L0, ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया, m1 हमारे पास था 26.59/2, ठीक है। और क्या बोलते हैं शियर फोर्स हमारा आ गया, ठीक है। शियर फोर्स इज WL/2, इनकी वैल्यू निकाली और डायरेक्ट पुट किया, इट मस्ट बी लेस देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हमारा स्टील ले पा रहा है, दैट इज 0.87 FY/5 4 टाउ BD। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, हमारा स्टील आ रहा है, ठीक है, स्टील की ग्रेड आ रही है और डाया ऑफ द बार आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा माइल्ड कौन सा 415 था, तो डायरेक्ट उनकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे, टाउ BD के लिए इसके लिए भी टेबल है, तो हमने पुट करके देखा, सारी चीजें देखी, तो उसके बाद आ गया हमारा कि जो हमारा हमने सॉल्व किया उससे आया 627, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन हमारा जो मिनिमम था, ठीक है। तो इट इज सेफ, ठीक है। टाउ BD क्या होता है, देखो टाउ BD एक और चीज बता दूं, टाउ BD द शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन योर, मतलब जो आपके कंक्रीट में हो रहा है, जैसे स्टील हमने डाली ना कंक्रीट के अंदर, तो इसके कारण हमारा साइड में जो फ्रिक्शन आएगा दैट इज टाउ BD, ठीक है। दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन होता है शियर स्ट्रेस दोनों के बीच में, ठीक है। अब देखो जो हमने ऊपर तक किया ना अभी स्लैब का डिजाइन, अब इनकी हम प्रॉपर करेंगे क्या, डिटेलिंग। ये होता है, ये अगर आप सीख गए ना सब कुछ सीख गए, अभी तक जो हमने पढ़ा बस उसका डिटेल करना है, मतलब कहने का मतलब हमने स्लैब डिजाइन कर दिया, ठीक है। स्लैब में हमने क्या डिजाइन किया, यही चीज डिजाइन की, 3.5 मीटर का LX और LY इज 9 मीटर, ठीक है। दिस इज द प्लान। और यहाँ पे हमारा मेन रेनफोर्समेंट कितना है, मेन रेनफोर्समेंट इज व्हाट, मेन रेनफोर्समेंट इज कौन सी है मेन रेनफोर्समेंट, बताओ मुझे फटाफट। ये रेड वाली है, येलो वाली है, मेन रेनफोर्समेंट कौन सी है, येलो वाले। पक्का, कंफ्यूजन है नहीं सर, येलो वाली है, येलो, हाँ येलो वाली है मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो मेन रेनफोर्समेंट इज हमारी, ये मेन रेनफोर्समेंट हो गई। इसके किसके आधार पे हमने इसको बताया मेन रेनफोर्समेंट, क्योंकि LX के लिए हमने प्रोवाइड की थी, दैट इज द डाया इज कितना लिया था 10 mm 5 at the rate 170 mm सेंटर टू सेंटर, इनकी स्पेसिंग क्लियर। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन बार, रेड वाली हमारी कौन सी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई, इनका कितना था 8 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, क्लियर। अब इसका दिखाता हूँ डिटेलिंग, डिटेलिंग किसे बोलते हैं। अब इसी को आप देखो, सिंपली सपोर्टेड स्लैब जो आपने डिजाइन की ना, दैट इज व्हाट, ठीक है। अब इसको फिर से देखो आप, ठीक है। मैंने बताया था डॉट 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 करके हमें क्या दिखेगा, देखो इसमें तो आपको ये जो येलो वाली बार कौन सी बार है, फटाफट बताओ मुझे, येलो वाली बार कौन सी बार है, मेन, येलो वाली बार इज योर मेन रेनफोर्समेंट, क्लियर। हाँ वेरी गुड। एंड रेड इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो डॉट 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 से दिखेगी, अब ये ऐसे तो दिखेगी नहीं कि क्रॉस कर रही है आपको, ठीक है। तो रेड वाली इज द डिस्ट्रीब्यूशन बार एंड येलो वाली इज योर मेन रेनफोर्समेंट। अब आप देख रहे हो मेन रेनफोर्समेंट भी क्या है आपकी, फ्रॉम जो एक तरफ से क्या हुई, बेंट हो गई, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, ये डेवलपमेंट लेंथ हमने प्रोवाइड कर दी। देखो द डेप्थ ऑफ द बीम इज 175 mm, is 175 mm, चलो ठीक है। डेप्थ ऑफ द बीम इज 175 mm। अब ये देखो, ये जो मैंने बताया था ना कितने लेंथ पे डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल बी 0.1 L, ठीक है। L कितना था हमारा 3.5 मीटर था, 3.5 मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से, दैट इज 350 mm, क्लियर। ये लेंथ हमारी 3.5 मीटर थी ना, ये वाली लेंथ। अब देखो मेरे को समझ में आ रहा है, विजुलाइज कर पा रहे हो, 3.5 इज द LX, ठीक है। और इसी तरह जो इस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा था स्लैब, ठीक है, मैंने एक फिगर दिखाया था उसमें वो 9 मीटर की होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये डिटेलिंग क्लियर है नहीं क्लियर है,
हाँ सर है ना। 10 mm के बार देखो अब कितने की स्पेसिंग है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करनी है। दैट इज नोन एज पूरा डिटेलिंग ऑफ द वॉल। पूरा स्लैब है, एक पूरा स्लैब का आपने डिजाइन कर लिया। अब जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक देखो आएगा नहीं। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे क्या, हम हर्षिता बोलो। सर अभी आपने जो पहले वाला क्वेश्चन कराया वो एक बार हम लोग देख लेंगे, तो ये वाला वो बाद में हाँ देख लेना, देख लेना एक बार फिर से देख लेना। अभी ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कौन सा स्लैब है। कौन सा स्लैब है? वन वे स्लैब लिखा है उसका वन वे किसने बता दिया ये तुरंत देखते ही? सर, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा वन वे, वन वे स्लैब सिस्टम। और कौन सा है वन वे स्लैब के मतलब बाद? ओवरहैंग दिख रहा है? ओवरहैंग किस में आता है? किसमें? पता भी तो नहीं चल रहा है ना इसमें क्या है क्या नहीं है। कुछ इस तरीके का स्लैब है। करें एक और क्वेश्चन, ये ज्यादा हो रहा है बताओ। देखिए क्वेश्चन ये वाला या नहीं? सर एक बार हम लोग खुद पढ़ लेंगे सर, अब और प्रोसेस नहीं हो रहा है। अच्छा और प्रोसेस नहीं है, चलो ठीक है देख लो एक बार। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, देखो अब जबरदस्ती तो वो है नहीं कि जबरदस्ती में करो, लेकिन चलो ये भी है। ये पीपीटी में डाल दे रहा हूँ, सॉरी ये स्लाइड पूरी डाल देना है ना। चलो एक और स्लाइड थी वैसे तो, चलो ठीक है फिर, है ना। इतना एक बार स्लैब देखो, ठीक है, क्योंकि ठीक है फिर, है ना। और क्या बोलते हैं, एक बार ये चीज खुद से करो। कुछ कुछ समझ में आया स्लैब क्या होता है, क्या चीज होती है, कैसे डिजाइन करना है? ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई है बताओ? हाँ सर है ना। तो थोड़ा सा देखो आइडिया बन पा कैसे डिजाइन करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या स्टेप है। देखो 10-13 स्टेप है। 13 स्टेप पहले तो लिख लो एक पेपर पे, ठीक है, एक दो बार उनको देखो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। क्वेश्चन वेराइटीज 5 से 6 क्वेश्चन कर लोगे ना। वन वे स्लैब के वैसे तो क्वेश्चन भी नहीं उतने मिलेंगे, लेकिन आप वन वे टू वे मतलब स्लैब के क्वेश्चन कर लो जब इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए। उसके बाद फिर देखो खुद मजा आएगा, ठीक है। और देखो जनरली वन वे स्लैब ही प्रोवाइड किया जाता है, टू वे स्लैब में ना कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। अब अच्छा एक और काम क्या करना है ना, आपको आईएएस कोड के थ्रू जाना है। आईएएस कोड उठाना, ठीक है, उसमें स्लैब टॉपिक पे जाना और स्लैब देखना क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जितनी चीजें मैंने बताई ना दे आर रिलेटेड टू आईएएस कोड। आईएएस कोड में सब कुछ दिया है, क्योंकि जब भी आप डिजाइन करोगे टू वे स्लैब ना, सॉरी टू वे स्लैब पे जैसे जाओगे ना, तो वहां पे यू हैव टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ द मोमेंट्स, ठीक है। मोमेंट का कोफिशिएंट आ जाता है, अल्फा बीटा ऐसे मोमेंट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो आपके जो सिलेबस में दिया होता है, सिलेबस इन सिलेबस द बेसिक थिंग इज डिजाइन ऑफ स्लैब दिया हुआ है, ठीक है। स्लैब का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, एक बार सिलेबस भी देख लेना। बाकी मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। डिजाइन ऑफ स्लैब करना चाहो ना खुद से कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार देखना है, ठीक है। और कल का टाइम यूटिलाइज करना है, 9 to 11 बैठ के सिर्फ स्लैब ही पढ़ोगे, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि वो चीज हो, ठीक है। और मैं पूछूंगा कल, डाउट्स आने चाहिए मेरे पास कि सर ये चीज नहीं आई, वो चीज नहीं आई, हमने देखा था, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर।